Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Cremation grounds in India are overrun. But are all those dying even being counted? Furnaces at funeral sites are melting. But is the data, the official data, telling you the complete truth? It looks like an inferno or a forest fire has swept through this corner of the world. Clouds of grey smoke fill the sky, the dust rises up from the ground, and for as far as the eye can see, there are just funeral pyres and more pyres, so many that you can't even keep count. It is 7 p.m. in the evening on the 20th of April. The day is almost drawing to a close, and yet there are dozens of families still waiting, desolate and in grief. In some makeshift ambulances like this one, there are bodies still lying all wrapped up at the back. There is simply no space at the cremation site in Ghaziabad, which is an hour's drive from the center of the capital and in adjoining Uttar Pradesh. The families we meet all have the same tragedy to share. Private hospitals that shut their door, oxygen that ran out, ventilators that were not available, and money that was not enough. At this cremation site in Ghaziabad in Uttar Pradesh, while there's a thunderstorm, a kind of dust storm raging, as if to suggest that even the skies are grieving, there are so many funeral pyres being burnt that we can barely keep count. But it is easy to get lost in the numbers. Behind every pyre is the story of an individual tragedy. And we want to hear from these voices because these tragedies are not just about cold statistics. मेरे साथ यहाँ पर हर्ष है और मैं इनसे बात कर रही थी और मैं यही कह रही थी कि आंधी तो इस तरह आ रही है जैसे आसमान भी रो रहा हो। हर्ष, आप क्या करते हैं और आपकी फैमिली में किसकी डेथ हुई? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ और मेरी फैमिली में एक मेरी बुआ जी हैं जो आज ख़त्म हुई हैं और सुबह मेरी बहन के देवर थे वो ख़त्म हुए और 2 दिन पहले उनके ससुर ख़त्म हुए। तो आप कह रहे हैं आपके परिवार में 3 लोगों की डेथ हो गई, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर? जी। और तीनों की कोविड से? जी, कोविड से। और सर ये बताइए कि अस्पताल और मेडिकल अटेंशन में मिलने में, मदद मिलने में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम उसमें जैसे प्राइवेट में हमने भर्ती कराया तो सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं वो, उनका पैसा पूरा जाता है 50-60-70 हज़ार रुपये। उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, निकालो यहाँ से। उसके बाद आपके साथ ऐसा हुआ? जी जी। आपको अस्पताल ने बोला ऑक्सीजन नहीं है तो निकालो? हमारे यहाँ पे वो वेंटिलेटर नहीं है, आप निकालिए, जहाँ मर्जी ले जाइए। ये कौन सा अस्पताल था? ये फिलोरा हॉस्पिटल है प्रताप विहार में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, जी। फिर? उसके बाद उन्होंने निकाला, फिर हमने कोशिश की बहुत, जब नहीं हो पाई तो किसी के द्वारा नंबर मिला एसडीओ साहब यहाँ पे, डीएसओ साहब का, उनसे बात हुई तो उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने हमें एक वो लेटर इशू करा रामा हॉस्पिटल के लिए हापुड़, वहाँ लेके गए, वहाँ जाके हमने भर्ती करा दिया। तो आप ऐसे मतलब अस्पताल से अस्पताल जा रहे थे? जी। और एक अस्पताल ने आपको सीधा कह दिया हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाइए, अब ना कहीं भी ले जाइए। फिर एम्बुलेंस वालों की भी यही है कि जहाँ 2000 रुपये लग रहे हैं वहाँ 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हमें 10 हज़ार रुपये रात को दे के फिर हम लेके गए उन्हें, फिर हमने रामा में भर्ती कराया। तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था। तो उसके बाद जब पैसे ज़्यादा मांगे? जी जी। कितने ज़्यादा? पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, पर 10 हज़ार रुपये बनते नहीं है ना किसी, मतलब एक्स्ट्रा किसी गरीब आदमी पे 10 हज़ार ना हो तो वो क्या करेगा। सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं पाई तो उसके बाद में फिर एसडीओ साहब ने लेटर बनाया डीएस साहब ने, फिर हम वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने भर्ती कर लिया। बहुत 2-3 घंटे बाद भर्ती करने के बाद आज सुबह किसी वहाँ के जो होता कर्मचारी है उसके द्वारा हमने उसे कह के उससे बात करवाई तो हमारी बुआ जी की बात हुई हमसे, तो बुआ ने कहा मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक रूडली व्यवहार हो रहा है और मतलब इतना वो नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसके बाद हमें 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन आता है उनकी हालत सीरियस है। हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद क्या उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने सुबह चाय भी पी है, पार्ले जी के 2 बिस्कुट भी खिलाए उन्हें। तो आपका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अभी जो जैसे हम देख रहे हैं इतनी यहाँ पर जैसे चिता जलाई जा रही है कि गिनना भी
आसान नहीं है और मतलब दिल को दर्द हो रहा है, लेकिन आपके लिए तो आपकी बुआ जी गई, आपके परिवार के 2 और सदस्य गए, तो एक गरीब आदमी जो है वो खास करके सफ़र करता है। बिल्कुल, मतलब कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो ना हमारे देश में एक अर्थव्यवस्था नहीं है। अभी तो ये कोविड की छोटी सी है, ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी आपदा आ गई तो क्या होगा? आपको छोटी लग रही है? नहीं, बहुत बड़ी आपदा कहने का मतलब ये तो इससे बड़ी आपदा आ गई तो क्या होगा, जब इसमें हमें अस्पताल तक नहीं मिले जा रहे। हमारे इधर विजयनगर में इतनी ज़मीन मिलिट्री खाली पड़ी है, वो चाहते तो यहाँ कोविड के अस्पताल बना सकते थे। बहुत जगह पैसा खर्च करा इधर उधर, पर वहाँ अस्पताल नहीं मिले, ना स्कूल मिले ना अस्पताल मिले। तो आप कहते हैं कि जब एक सिटीज़न को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, ना स्कूल मिलता है टाइम पे, जब हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तो अस्पताल नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल ना गाजियाबाद में केवल 2 सरकारी हैं, संजय नगर और एमएनजी, और प्राइवेट ले, प्राइवेट कम से कम 150 अस्पताल होंगे। हाँ। तो प्राइवेटों को लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता है, और सारे नेताओं के या बिजनेसमैनों के। सरकारी 2 ही क्यों? और पैसे भी तो नहीं होते ना हर इंसान के हाँ, पास। बिल्कुल पैसे नहीं होते। आपके लिए लॉकडाउन का ईयर कैसा रहा? मैम बहुत ख़राब रहा, ट्रांसपोर्ट सब बंद था, बट ये है जैसे गुजारा करा वो करा। अब ये सदमे 3 बर्दाश्त नहीं होता थे। क्या बोलना चाहेंगे हमारी सरकार से, हमारे नेताओं से? बस हम सरकार से, नेताओं से बोलना चाहते हैं कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे वो करा जाए। पब्लिक के जो छोटे तत्व के आदमी हैं उनसे पूछा जाए कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब बड़ों से, नेताओं से उनसे पूछने क्या, वो तो सब चीज़ है उन पर। बिल्कुल ठीक बोले, और बहुत अफसोस हमें कि आपके साथ जो हुआ। सर जी, आप भी सेम परिवार के हैं? कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? क्या मुश्किल नहीं, हुई? काफ़ी क्या कुछ बीती? बोला है बच्चे फिर ने। भी आपके दिल में कुछ हो तो आप बस बोलिए। दिल में यही, बस जब क्या करें, परिवार से छूटता जा रहा है, रोज़ जरा सी देर में बात होती है और जो है चलता बनता है, तो क्या कर सकते हैं। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम हाँ, तो यही कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन से एम्बुलेंस भी लगी है, पीछे तक एम्बुलेंस लगी है, और ये शायद एम्बुलेंस के साथ है, और यहाँ पे पीपीई पहने लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे आप जहाँ देखें, यहाँ पर एम्बुलेंस में वेटिंग चल रही है। इस एम्बुलेंस में बॉडी है, लेकिन इतनी जगह यहाँ पर सब भरी हुई है। क्रिमेशन ग्राउंड में इतनी जगह भरी हुई है, हर कोने में, थंडरस्टॉर्म के बीच में the cremations are on, and in ambulances like this one are families waiting with bodies to get their turn. Space is running out in hospitals, oxygen is running out, drugs are running out, but even places to say farewell, to perform the antim sanskar for those who have died, that space is also running out. You can see the amount of wood here, and it tells you its own story, and you can see here the men who prepare the stretchers on which the bodies will be taken out. और मैं आपसे भाई साहब 2 मिनट बात करूंगी। नमस्ते, आपकी कोई किसी फैमिली में किसी की डेथ हुई कि आप मदद करने आए? नहीं, हमारी फैमिली, हमारी भाभी की हुई है। आपकी भाभी की डेथ हुई कोविड से? हाँ। तो मैं आपसे सर आपका नाम पूछूंगी 2 मिनट। अशोक कुमार का। अशोक भाई, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद की हैं? गाजियाबाद के। हाँ। और भाभी कितने दिन रही अस्पताल में, और अस्पताल मिलने में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप मतलब कितनी उम्र थी भाभी की? 52 साल। और यहाँ कितना घंटे से वेट कर रहे हैं? 6 घंटा हो गया। और क्या बोलते हैं शमशान घाट वाले? बोलते हैं नंबर आएगा तो होगा, बोलेंगे क्या। अब इलेक्ट्रिक एक है और ये अपना मना कर दिया, अब लोग नहीं होगा। लकड़ वाली नहीं होगी। आप मना क्यों ना, मीडिया वाले मना कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक का वेट कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत हमारी तरफ से अफसोस। ये अशोक जी हैं जिनको बोला गया है कि जब आपका नंबर आएगा तब आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बारी आएगी। वी आर talking of deaths in terms of numbers, it's actually chilling. And here, before they can even process loss, they are actually making the stretcher themselves. वो खुद ही बना रहे हैं जिस पे वो अपने रिश्तेदार को लेके जाएंगे। और अगर मैं इस तरफ आई तो मैं आपको थोड़ा यहाँ का दृश्य अपने कैमरा कॉलीग से बोलूँगी कि वो दिखाएं कि जगह बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो गई है। इसी क्रिमेशन ग्राउंड से we saw those shocking visuals when bodies were just lying out on the pavement, literally on the road where I'm walking right now, because there was literally no space. And for miles till you can see in the distance, अगर आप यहाँ से खड़े होकर दूर तक देखें तो आपको सब जगह एक ही नज़रिया मिलेगा, begging the question that will we ever really truly know how many lives
COVID has claimed. Is someone keeping count? There will be questions about data and numbers, and those will come later. But right now the questions are all about grief, tragedy, and an unrelenting sense of loss. As we leave the Hindon cremation ground, people are still waiting. It's going to be a long, long night. On the main highway across the stream from the cremation ground, this is what the riverbank looks like. The darkness of the night lit up by orange flames. We counted dozens of funeral pyres in a single evening ourselves. Yet officially, Ghaziabad has reported only 8 deaths in the last 24 hours. Earlier, as the bodies piled up at the grounds for the month of April, it was reporting only 2 deaths officially. The discrepancy between official numbers and what we are seeing on the ground at funeral sites is happening across districts and across states. In Delhi, for instance, a controversy is brewing. On the 16th of April, official COVID fatalities were at 141. But the North Delhi mayor cited data from cremation grounds to claim 193 deaths on the same day. In Surat in Gujarat, undertakers at the city's main cremation ground told us they were bringing in 100 bodies a day on average at one single site. But on the 17th of April, official numbers pegged deaths for the entire state at just 78. Similar discrepancies are evident in key cities and districts worst hit by COVID. If the tragedy were not colossal enough, we are now confronted with the absence of transparency, leaving many to wonder, will we ever truly know how many lives COVID is claiming in India? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.